हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ चौथा लेक्चर 12वीं क्लास की इतिहास की किताब के तीसरे अध्याय बंधुत्व जाति तथा वर्ग का यानी किनशिप कास्ट एंड क्लास लेक्चर नंबर 4। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 61 पर दिए गए मटेरियल की मैटर की। ये थर्ड टॉपिक है इसका, सामाजिक विषमताएं, और इसमें बताया गया है वर्ण व्यवस्था के सर्कल के बारे में, उसके दायरे के बारे में और उससे बाहर के बारे में। देखिए, जाति क्या होती है ये तो आप जानते हैं। जाति में मनुष्यों का वर्गीकरण किया गया है हमारे देश में, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक सिस्टम बताया गया था और ब्राह्मण ये मानते थे कि ये व्यवस्था एक दैवीय व्यवस्था है, यानी कि ये ईश्वर ने बनाई है। और इसके अनुसार पहला नंबर ब्राह्मणों का था, यानी टॉप पर ब्राह्मण थे, और अस्पृश्य सबसे निचले स्तर पर माने जाते थे। ऐसा इस पेज पर 61 नंबर के पेज पर बताया जा रहा है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। अस्पृश्य का मतलब होता है अछूत। अब तो खैर ये सब नहीं है सिस्टम, अछूत वगैरह किसी को भी नहीं माना जा सकता। अब सब बराबर थे और सब बराबर हैं। खैर 3.1 में चलते हैं। उचित जीविका इसमें बताई गई है। उचित जीविका, देखो, चारों वर्गों के लिए एक जीविका फिक्स थी, यानी कि वो क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना पढ़ाना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, उनकी हिफाजत करना अगर कोई हमला करता है तो। इसके अलावा न्याय करना, साथ ही साथ पढ़ना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना भी उनका काम था। तो ये जो 3 लास्ट के काम मैंने बताए, कौन कौन से, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना, ये वैश्यों के लिए भी थे। लेकिन इसके अलावा उनके मेन काम थे खेती करना, गाय पालना और व्यापार करना। ये इनके लिए फिक्स किया गया था वैश्यों के लिए। और शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही जीविका बताई गई थी और वो थी तीनों ऊंचे वर्णों की सेवा करना। इस नियम का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 तरह की नीतियाँ अपनाई थीं। जैसे कि सबसे पहले तो आपने अभी पढ़ा कि एक दैवीय व्यवस्था बताया गया था वर्ण व्यवस्था को, और दूसरा उनका तरीक़ा ये था कि वे राजाओं को ये उपदेश देते थे कि इस सिस्टम के रूल्स को अपने राज्यों में फॉलो करें, लागू करें। और तीसरा तरीक़ा ये अपनाया हुआ था कि लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते थे कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। हालांकि ये एक मुश्किल काम था, आसान नहीं था, लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए, इस काम को आसान बनाने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक कहानियों का प्रावधान किया गया था, जिनके माध्यम से बात कही जाती थी, उपदेश दिए जाते थे। फिर एक बॉक्स आता है एक दैवीय व्यवस्था हेडिंग के साथ, इसको पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि आदिमानव पुरुष की बलि का चित्रण था पुरुष सूक्त मंत्र में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र में इस तरह का चित्रण था। और उसके अनुसार उस पुरुष के शरीर से ब्राह्मण और बाकी सब उपजे थे, और ब्राह्मण उसका मुख था। भुजाएं क्षत्रियों के मतलब भुजाओं से क्षत्रिय बने, वैश्य जंघा से बने और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये सब इसमें लिखा हुआ है। अगले पेज पर जब हम जाते हैं तो वहाँ उचित सामाजिक कर्तव्य हेडिंग से एक बॉक्स मिलता है। इसमें आदि पर्वन से ली गई एक कहानी दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, छोटी सी कहानी है, अच्छा लगेगा, पढ़कर जानकारी मिलेगी। इसमें द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 3.2 अक्षत्रिय राजा, यानी ऐसे राजा जो क्षत्रिय नहीं थे। ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय ही राजा हो सकता था, लेकिन अनेक ऐसे भी राजकुल हुए जो दूसरे वर्णों से थे। मौर्य वंश की बात करते हैं। मौर्य वंश एक काफ़ी मशहूर वंश है, इतिहास में आपने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है। तो मौर्य वंश जो पैदा हुआ वो कैसे पैदा हुआ, किस वर्ण के लोग थे वो, इसके बारे में तरह तरह से लोग जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो बहस करते रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी बताया गया है कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्रों में उन्हें क्षत्रिय नहीं माना गया। शुंग और कण्व मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग आए और कण्व आए, ये लोग ब्राह्मण थे। शुंग और कण्व क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे। असलियत ये थी कि राजनीतिक सत्ता को हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान भोग सकता था जिसके पास सपोर्ट हो लोगों का और रिसोर्सेज हों, यानी समर्थन और संसाधन हो, तो कोई भी राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल कर सकता, मतलब उपभोग कर सकता था, राजा हो सकता था, सीधी बात कहता हूँ, ठीक है।
और ये कोई प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं था कि क्षत्रिय ही हो तभी राजा होगा, हालांकि नियम यही था। इसके अलावा मध्य एशिया से हमारे देश में जो बहुत सारे लोग आए और शासन किया उन्होंने, तो उनको ब्राह्मण लोग जो थे वो म्लेच्छ कहते थे और बर्बर मानते थे और विदेशी मानते थे। लेकिन राजा रुद्रदामन का भी जिक्र मिलता है हमें। कहाँ मिलता है? संस्कृत के शुरुआती अभिलेखों में हमें मिलता है। और ये राजा रुद्रदामन जो था ये 2nd सेंचुरी AD में हुआ था, 2री शताब्दी ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सुदर्शन सरोवर नाम के बड़े से तालाब को रेनोवेट करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, मरम्मत करवाई और फिर से उसको चालू किया। तो ये उनका एक अच्छा काम माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो शक्तिशाली म्लेच्छ राजा थे वो भी संस्कृति की परिपाटी से परिचित थे, अवगत थे। वो जानते थे कि यहाँ की संस्कृति क्या है और यहाँ जनता के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सातवाहन ख़ानदान के सबसे मशहूर राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने खुद को एक अनोखा ब्राह्मण बताया और ये भी कहा कि मैंने तो क्षत्रियों के घमंड को तोड़ा है। और ये भी दावा किया उन्होंने कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर भी हमने रोक लगाई है। लेकिन फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। किसने? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने। अच्छा जी, जाति प्रथा के अंदर आत्मसात होना एक बहुत मुश्किल काम था। सातवाहन जो थे वो खुद को ब्राह्मण कहते थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र जो है वो कहते थे कि राजा क्षत्रिय होना चाहिए। 4 वर्णों वाली इस व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा भी इनका था। किनका? ब्राह्मणीय नीति निर्धारकों का। लेकिन अनेक ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि लोग वैवाहिक संबंध भी बाहर स्थापित करते थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर शादियां भी करते थे। ऐसा भी देखने को मिलता है इतिहास में, ऐसे उदाहरण भी हैं। अब बात होती है 3.3 जाति और सामाजिक गतिशीलता की। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण व्यवस्था तो थी ही, साथ ही साथ जाति व्यवस्था भी थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में सिर्फ 4 वर्ण थे, मगर जाति व्यवस्था में कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जातियाँ कितनी भी हो सकती थीं। असल में जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से सामना हुआ, वहाँ उनको एक जाति बना दिया गया, बता दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंगल में रहने वाले निषाद जाति के लोगों को या निषाद समूहों को, या फिर स्वर्णकार लोगों को, स्वर्णकार मतलब गोल्ड स्मिथ, जो सोने वगैरह का काम करते हैं, उनको 4 वर्णों वाली व्यवस्था में एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो उनको एक जाति में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उनको जातियां बना दिया गया, बता दिया गया। इसके अलावा एक ही जीविका और एक ही बिजनेस से जुड़े समूहों को अक्सर श्रेणियों में संगठित कर दिया जाता था, मतलब उनकी कैटेगरीज बना दी जाती थी, उनको कैटेगरीज में एडजस्ट कर दिया जाता था। अच्छा, ये जो समुदाय थे जैसे कि स्वर्णकार या के और ये निषाद वगैरह, ऐसे समुदायों का इतिहास में हमें बहुत कम रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके में हमें एक अभिलेख मिलता है जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इससे पता चलता है कि रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी थी जो गुजरात के लाट प्रदेश की रहने वाली थी, लाट इलाके की रहने वाली थी, और वो वहाँ से मंदसौर आ गए थे। और मंदसौर को उस समय दशपुर कहा जाता था। हालांकि वहाँ से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी ये मुश्किल यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और अपने बांधवों की भलाई के लिए उनके साथ कंप्लीट की थी। और वो वहाँ के राजा के बारे में काफ़ी सुनते आ रहे थे कि वहाँ का राजा अच्छा है, महान है, सहयोगी प्रकृति का है। तो उस राजा की अच्छी इमेज को जानकर ही वे उसके राज्य में रहना चाहते थे, इसलिए मंदसौर आ गए थे। तो इस तरह से आज आपने कुछ और बातें जान ली इस अध्याय की। इससे आगे हम अगली मुलाकात में बात करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से आपकी जानकारी सुदृढ़ हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। और इस ऑडियो को बार बार सुनिएगा, तब आपकी समझ में चीज़ें और भी अच्छी तरह से आ जाएंगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस ऑडियो में क्या क्या कमी रही, आप और क्या क्या चाहते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो या ऑडियो जो भी है ये इसको लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आता हूँ अगली मुलाकात में लेकर मैं पेज नंबर 64 की और भी जानकारी, और उससे आगे भी चलेंगे। थैंक यू।